स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में थर्ड यूनिट का लगभग लास्ट टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का वो एस्पेक्ट छुपा हुआ है जिसमें हम किसी भी टीम को जब तैयार करते हैं तो एक टीम लीडर के साथ कितने लोगों को एसोसिएट किया जाए, उसके टर्म को हमने कई बार आपके साथ शेयर किया है। आज स्पेसिफिकली उसके बारे में सारी बात करेंगे और ये टर्म है स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार। ये शब्द जब भी आए तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, और वो है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक सुपरवाइजर को, एक अधिकारी को कितने अधीनस्थ दिए जा सकते हैं। अब इसमें कई बार इशू ही आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 दे दो, 4 दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम सबऑर्डिनेट्स की संख्या उतनी रखें जिसके ऊपर वॉच करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, ये हमारे लिए परफेक्टली सारी बातें संभव हो पाए, वो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। कंट्रोल का मतलब है हर चीज़ हमारे परफेक्ट कंट्रोल में है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। ये जो टर्म आई, ये सबसे पहले हमको देने वाले थिंकर का नाम है V.A. ग्रेगोनास। V.A. ग्रेगोनास ने जब पहली बार ये शब्द हमको दिया, उस समय उनके ये कहना था कि जनरली हम ये बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में 1, 2, 3, 4 ये हमारे नंबर्स चलते हैं, लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो फिर जो एक्सटेंशन होता है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और इनफिनिट वहाँ तक जा सकता है। कैसे जा सकता है, आज हम कुछ प्रैक्टिकल आपके साथ एग्जांपल्स यहाँ पर शेयर करेंगे कि एक एडिशन होने से, केवल एक एक्स्ट्रा आदमी जुड़ने से कॉम्प्लिकेशंस कितने बढ़ जाते हैं। तो पहले तो आपके दिमाग में बात रखो कि ये है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स गिवन और असाइन टू एन अथॉरिटी। एक अधिकारी को दिए गए अधीनस्थों की संख्या है हमारा नियंत्रण का विस्तार। और V.A. ग्रेगोनास ने हमको ये नहीं कहा कितने अधीनस्थ रखे जाएं या एक सुपरवाइजर को कितने टीम के मेंबर से उसके साथ एसोसिएट किए जाए, बल्कि उसने ये कहा कि आप सोच समझ कर डिसाइड करना, जो भी संख्या आप तय करने जा रहे हैं उसका एक ही विजन आपके दिमाग में होना चाहिए, वो है दैट नंबर शुड बी ऑप्टिमम, अनुकूलतम विद ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी हमारे सोच की बातें हो सकती है, भाई काम कैसा है, कितनी उसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी केयरफुलनेस की रिक्वायरमेंट होती है, लोग कितने जल्दी सीख जाते हैं या कितना टाइम कंज्यूमिंग है, आपके मैनेजरल स्किल की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ती है, और जगह पर स्पैन ऑफ कंट्रोल की क्या पोजीशन है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये नंबर डिसाइड किया जाता है। लेकिन नंबर के साथ हम क्या बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो। हालांकि मैक्सिमम थिंकर्स क्या कहते हैं कि ऑप्टिमम नंबर कितना माना जाए, ये 5 से 6 ये एक अच्छी संख्या हो सकती है, ये फाइनल संख्या नहीं है, अंतिम संख्या नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अब जैसे क्लासरूम की बात की जाए, क्लासरूम में जो टीचर्स का रोल है, वो रोल क्या होता है, वो भी सुपरवाइजर का होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो है उसके स्पैन ऑफ कंट्रोल। और क्लासरूम में देखते कितने स्टूडेंट होते हैं, 40, 50, 60, 80, 100। तो जिनके ऊपर क्लास पूरी भरी हुई है तो हर स्टूडेंट के ऊपर नज़र जानी चाहिए, हर स्टूडेंट की एक्टिविटी के ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए, और हम किससे क्या करवा सकते हैं, कब क्या उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल क्लियर विजन इसके बारे में रहे। तो ये संख्या 5 और 6 तक ही सीमित रह जाए ऐसा नहीं है। हमको तो कितने 100 स्टूडेंट क्लास में मिलते हैं, और उसके बारे में दिक्कत तो आती है, जैसे पीछे पूरी क्लास भरी हुई रहे तो लास्ट सीट के ऊपर जो बैठा हुआ स्टूडेंट है उसकी एक्टिविटी के ऊपर शायद उतनी अच्छी हमारी नज़र नहीं आ सकती जो फ्रंट लाइन स्टूडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन V.A. ग्रेगोनास ने कुछ फार्मूला देकर हमको इसके बारे में, इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताने की कोशिश की, और वही बात आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मान लो टेबल फॉर्म में इसको आपको हम यहाँ पर दे दें। एक ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें जिसमें आपके लिए सारी बातें प्रैक्टिकली खुलकर सामने आ जाए।
एक टेबल ये हमारी जैसे तैयार होगी। और स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें टाइप ऑफ रिलेशंस, संबंधों का प्रकार। दूसरे में हम बात करते हैं फॉर्मूला, और अब इसमें n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, कैसे क्या होता है देखते हैं अपन कि जैसे एक पहला हम टाइप ले रहे हैं डायरेक्ट रिलेशंस। डायरेक्ट रिलेशन में कि हम जब भी अधीनस्थों के साथ संख्या रखते हैं तब हमारे संबंधों की जगह यहाँ पर क्या आएगा, n इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ रिलेशंस, संबंधों की संख्या, और स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो यहां पर क्या बात करना है, डायरेक्ट रिलेशंस, सीधा संबंध। तो जितने ए बी सी जितने भी लोगों में जितने अधीनस्थ होंगे उतने इसके नंबर हो जाएंगे। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल, इसमें कहीं भी कैलकुलेशन वाला एस्पेक्ट बनता ही नहीं, फिर भी हम इसको अलग अलग संख्या के हिसाब से करके देख लेंगे। अब बात आती है क्रॉस रिलेशंस। प्रति संबंध, इसमें क्या है, n इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, अधीनस्थों की संख्या उसको फिर ब्रैकेट में ले रहे हैं, अधीनस्थों की संख्या -1। अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ये रिलेशंस रहेगा, क्रॉस रिलेशंस। यानी जब एक सुपरवाइजर या एक बॉस जब संबंधों की स्थिति में आता है तो कैसे ये स्थिति बदलती है। फिर एक रिलेशंस की टाइप आती है ग्रुप रिलेशंस। समूह संबंध, n इज इक्वल टू n की पावर 2n की पावर 1 माइनस 1। इसको अभी हम किस तरह से अलग अलग करके देख सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे। और लास्ट वन दे रहे हैं टोटल प्रोबेबल रिलेशंस। कुल संभावित संबंध सब मिला के ओवरऑल स्थिति जो बन सकती है, तो n इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है n 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। ये इसको कैलकुलेट करने की बात है। अब यहाँ पर जो हमने n छोड़ रखा था, अब कैसे स्थितियां बदलती है, ये आपको खाली एग्जांपल बताने के लिए कि हम ये लेते हैं कि मान लो n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू 6 है। n क्या है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों की संख्या। अधीनस्थों की संख्या एक बदलने से क्या फर्क पड़ जाता है, फर्क क्या पड़ेगा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर ये निकालना है तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। क्यों, इसका क्या है, n इज इक्वल टू स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है वो क्या है, जितने अधीनस्थों की संख्या है वो उसके बराबर है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन की बात ही नहीं है, जितने हमारे ये रिलेशन बन रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन बन रहे हैं, वो तो ये है। अब यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितना है, 4, और 4 माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 3 12। यहां पर क्या करेंगे, 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। और ऐसे ऐसे 6 में करेंगे तो 6 माइनस 1, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30।
देखो 4 है तो क्रॉस पोजीशंस है 12, 5 है तो 20 हो गए, 6 है तो 30 हो गए। कॉम्प्लिकेशंस कैसे आएंगे ये हम देख सकते हैं। तो इसको और इसके रेंज में बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप रिलेशंस की बात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे n, तो यहाँ पर n आ गया 4, 2 की पावर n, 4 -1 -1, तो क्या होगा, एक कम कर दें तो 4, 2 × 2 × 2 -1, तो 4 × 2 = 4, 8 -1, 4 × 7 = 28। ये हमारे हुआ ग्रुप रिलेशंस। यहाँ 12 थे वो बढ़ के हो गए 28। अब वो कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर 5 कर लेते हैं। 5 2 5 -1 -1, तो 5 2 × 2 × 2 × 2 -1, तो ये हो जाएगा हमारे 16 -1 × 5 = 75। और अगर यहां चलते हैं तो 6 2 की पावर 6 -1 -1, तो 6, अब यहाँ पर अगर 16 था इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 32 -1 यानी 31 × 6 = 186। ये टोटल जो हमारे ग्रुप रिलेशंस की बात आती है वो रेंज वहाँ तक पहुँच जाती है। तो जो चेंज आया है उसको आप देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह से हमारी स्थिति बदल रही है। तो खाली एक नंबर बदलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये कहने की हमारी एक खाली स्टेटमेंट देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, अभी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या रहेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे n, यहाँ पर क्योंकि 4 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की संख्या 4 है, तो 4 2 4 -1 प्लस n -1 4, तो ये 4 -1 ये हमारे पास ये चीज़ें कुछ सीधी 8 प्लस 4 -1 3, तो ये 4 × 11 = 44। ये हमारे बन गए टोटल प्रोबेबल रिलेशंस। अगर 4 सबऑर्डिनेट होते हैं तो देखो शुरुआत हुई थी 4 से, हमारी यहाँ पर संख्या पहुँच गई है 44 तक पहुँच गई। अब ये 5 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पर 5 2 की पावर n -1 प्लस n -1, तो वही हमारे सेक्शन -1 5 15 प्लस 4 19, ये हो जाएगा 95। और यहां पर अगर करें 6 2 6 -1 प्लस 6 -1 6, ये हमारे वही बड़ा 31 प्लस 5 6 36 216। ये हमारे टोटल रिलेशंस की अब इस तरह से जो कॉम्प्लिकेशंस की स्थिति आती है उसका जितनी ज़्यादा, ये तो खाली 4 5 और 6 की बात की थी। अगर कल्पना करो कि ये संख्या सबऑर्डिनेट की 10 रहे तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कहाँ जाएंगे। अगर ये संख्या और बढ़ के जिस तरह से उसका एक्सपेंशन होता रहता है उस तरह से चलती रहे तो हम अल्टीमेटली इतने ज़्यादा करें। जैसे कैसे होता है कि जैसे सुपरवाइजर का ए के साथ रिलेशन A B C D 4 लोग हैं, फिर ए और बी के साथ, ए और सी के साथ, ए और डी के साथ, ए और ए बी के साथ, बी सी के साथ, ए और सी डी के साथ, जितने कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जाएंगे हमारे लिए ओवरऑल जो स्थितियाँ रहेगी वो रहेगी अनकंट्रोलेबल होती चली जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करें, जितना हमारा सेटअप है उसको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करें
कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को उस लेवल तक लिमिट कर पाए जिस लिमिट तक उसके ऊपर वॉच करना और उसको कंट्रोल करना हमारे लिए ज़्यादा टिपिकल नहीं हो पाए। और क्योंकि फिर एक समस्या और आने वाली है, और वो क्या है कि इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जब डायग्राम के ऊपर हम इसको शो करेंगे, जब चार्ट बना के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्प्ले किया जाता है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बताना हमारे लिए और चैलेंजिंग टास्क बनती चली जाएगी। इसलिए हमको ओवरऑल जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स की संख्या डिसाइड करते समय क्या ध्यान में रखेंगे, नेचर ऑफ वर्क है, उसकी स्किल्स रिक्वायर्ड है, सुपरवाइजरी स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके बारे में बात कर लें, हमारे पास अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर लें, अवेलेबल टाइम की बात कर लें, या हमारे सुपरवाइजन का जो हमारा फॉर्म होना चाहिए वो इन डेप्थ होना चाहिए, या हम उसको लाइटली ले सकते हैं। ये बातें हम लगातार देखते चले जाएँ, और साथ में ट्रेडिशंस क्या रहे हैं, पास्ट में हमने क्या किया हुआ है, वो चीज़ भी हमको इसके बारे में लगातार ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये सारा कुछ कर लिया आपने, तो अब अल्टीमेट जो स्थिति बनने वाली है वो है कि हम अपना कंट्रोल उस लिमिट में ले आएंगे जिसके ऊपर वॉच करना, जिसको सुपरवाइज करना हमारे लिए कभी भी चैलेंजिंग टास्क नहीं बन पाएगा। तो ये टर्म डिस्कस करने के साथ ही अब हम 3rd यूनिट के लगभग सारे टॉपिक आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अभी 2nd यूनिट का शुरुआत हुई है, उसके बारे में थोड़ा और हम टाइम आपको देंगे। लेकिन मैनेजमेंट का जो पेपर है उसमें 3rd यूनिट का है, ये आखिरी वो टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए, आपको दी गई, प्रैक्टिस करते रहें, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका हमसे समाधान कराते हैं। बस यही, गुड लक।